नमस्कार साथियों। आज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बेहद खुशी की बात है कि अभी हाल ही में प्रज्ञा जी की कहानियों का संग्रह मालूशाही मेरा छरिया ब्रांच लोक भारतीय प्रकाशन से छपकर आया है और जिसे पाठकों का खूब प्यार मिल रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, अपनी अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं। आज उसी किताब पर, उसी कहानी संग्रह पर हम सब यहाँ बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस बातचीत में हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं उसमें रश्मि रावत जी, जो कि कथा देश की उप संपादक हैं और आलोचना जगत में अपनी छाप आज उन्होंने छोड़ रखी है। और इसके साथ ही हमारे साथ पंकज सुबीर जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक अच्छे कथाकार हैं, गजलकार हैं और जिनकी रचनाओं से हम सभी वाकिफ हैं। अभी हाल ही में इनकी एक कहानी पर फिल्म भी बनी है। और इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ आलोचक अरुण होता भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कहानी संग्रह मालूशाही मेरा छलिया ब्रांच की लेखिका प्रज्ञा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथियों, इस संग्रह की बहुत सारी खूबियों में जो मुझे एक चीज बहुत अपनी ओर आकर्षित की, इसमें यह था, मतलब किताब की कहानियों पे तो मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात मंच के लोग रखेंगे, उससे पहले मैं भी रख देना चाहूंगा। मुझे कवर बड़ा अच्छा लगा था किताब का। किताब प्रोडक्शन भी कई मामले में बहुत सहायक होती है कि वो प्रस्तुतिकरण का मसला होता है, तो उसका कवर बहुत खूबसूरत है। आप सभी जिन लोगों ने किताब का कवर देखा होगा, मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो एक बार प्रति अपने हाथ में लेकर के हम सभी को दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैंने और अरुण होता जी ने तो बुरांश के साथ कपड़े मैच करके भी पहने हैं। जी जी नहीं, उनके भी हैं, पंकज जी के भी हैं थोड़े हाँ, थोड़े। जी जी, मैं फूल भी है उसमें, तो बाकायदा फूल है जी। बल्कि देखा जाए तो प्रज्ञा जी ने भी जो कपड़े पहने वो भी मैच हो रहा है। दिख नहीं रही है मुझे ना। जी। मैं सबसे पहले रश्मि रावत जिसे आग्रह करूंगा कि वो आए और इस कहानी संग्रह पर अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद अनुपम जी और राजकमल। आदरणीय अरुण होता जी, पंकज सुबीर जी और हमसे जुड़े हुए सभी विद्वत श्रोता गणों को मेरा नमस्कार। वो अनुपम जी ने गलती से कथा देश का संपादक कह दिया, वो शायद सहयोगी संपादक कहना चाहते होंगे, तो मैं थोड़ा सा वो सुधार कर लूं। कोशिश रहेगी मेरी कि 20 मिनट में क्रॉस ना करूं, लेकिन आप अगर मुझे पहले बुलाते हैं और किताब उसका विमोचन समारोह भी से माना जा रहा है, तो पहले वाले वक्ता के पास परिचयात्मक टिप्पणी की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। इसके लिए मैं 5 मिनट का ग्रेस अपने आप को दे ले रही हूँ। कहूंगी कि ये जो कहानियां हैं ये एकदम हमारे समकाल तो बड़ा शब्द है, बट एकदम ये समकाल जो भी हमारे हम सांस ले रहे हैं, तो जो हवा के साथ हमारे साथ भीतर जा रहा है एकदम आज का, उस समकाल की कहानियां हैं। बुरा आदमी, शोध कथा, माटी का राग, चमत्कारी कुंड, चाल और माप के बीच, ताबूत की पहली कील, चमत्कारी कुंड, ये मैंने कुल 5-6 कहानियों का नाम लिया। इसके बाद 2-3 कहानियां बचती हैं, fidelity.com और मालूशाही मेरा छलिया ब्रांच। तो वो 6 कहानियां समकाल की कहानियां और बाकी 2 वो भी समकाल की कहानियां हैं, लेकिन मैंने उन्हें 6 के साथ नहीं कहा। तो 6 की कहानियां तो सबके लिए समकाल की है, उनके लिए भी जो शोषक और शोषित के बीच में जब रिश्ता देखते हैं तो बहुत सीमित और संकीर्ण दायरे में देखते हैं। जो फांसीवाद का रिश्ता, अधीनस्थ कैसा अधीनस्थ के साथ एक शोषक कैसा व्यवहार करता है, उसकी सूक्ष्म आचरण में नहीं देख पाते। जो पितृसत्ता के साथ उसका संबंध नहीं देख पाते। जो प्रेम के खत्म होने में, जो सौंदर्य के खत्म होने के साथ फांसीवाद का संबंध नहीं देख सकते, वो लोग 2-3 कहानियों को समकाल की कहानी कहने से चूक जाएंगे। इसलिए मैंने कहा ये समकाल और समकाल की कहानियां हैं। मैं बुरा आदमी से
कि अरुण होता जी ने भी इसका भी जिक्र किया, तो मैंने सोचा मैं इसी से शुरू कर देती हूँ। हालांकि इसकी मेरी मन पसंदीदा कहानी तो मेरी इसकी यही है, जो ये छलिया बुरांस दिख रहा है। और वो कहानी पढ़ने में मुझे इतना आनंद आया कि वो मेरे कपड़ों में भी झलक रहा है इसी रीजन से। लेकिन बुरा आदमी कहानी में मैं 2-3 लाइन पढ़ना चाहूंगी कि क्लाइंट को नई स्कीम बेचनी हो या मेरे चेहरे के भाव पढ़ने हो, वह दोनों में ही माहिर है। कौन? बॉस स्कीम बेचने में और चेहरा पढ़ने दोनों में माहिर है। और वो मैं मुद्दत से चाहता हूँ कि वह मेरा मन पढ़े, लेकिन उसका उसूल है कि मन पढ़ेगा तो धंधा खटाई में पड़ जाएगा। और मैं इसी एक वाक्य को मैं दरवाजा एंट्री बना के ही सारे संकलन में घुसी हूँ। जो सत्ताशील है, जो हाईएस्ट पोजीशन में है, पदासीन, घर में हो चाहे बाहर हो, जो भी पदासीन में है, पूरी व्यवस्था ऐसी है कि उसका जो अधीनस्थ के साथ व्यवहार होता है, जो उसकी हर चीज में एक धमक होती है, उस पूरी ही आचरण को प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। और ये पहला पेज तो मुझे बहुत प्रभावी लगा। और इसमें ये है कि मेरे मन में मुद्दत से लालसा है कि वो मेरा मन पढ़े। और हम लिखी किसके लिए है? पूरी कहानी मेरे को लगता है कि पूरी कहानी यात्रा हर व्यक्ति की इसीलिए है कि मन पढ़ लिया जाए। लेकिन शोषक जानता है कि वो मन पढ़ेगा तो कमजोर पड़ेगा, इसलिए वो नहीं पढ़ता। अंत में जाते जाते ये कहानी यहाँ आती है कि बहुत छोटी सी चीज है, सुनने में लगता है बस मन ही तो नहीं पढ़ा, सुनने में लगता है कुछ अतिरिक्त काम ही तो छोड़ दिए, पर ये जो छोटे छोटे रेशे कोई हमारी जिंदगी के अपने कब्जे में लेता है, ये कितनी दूर तक जाके मार करता है। दरअसल एक बहुत बड़ी आबादी, अगर मैं ये ज्यादातर कहानियां मध्य वर्ग से संबोधित हैं, तो अगर मैं इसमें वो मध्य वर्ग है जो थोड़ा कातर, निरीह, एक नर्वस हुआ सा जो एक वो है मध्य वर्ग, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग नैतिक बल नहीं है, लेकिन अगला सामने वाला अगर अपना थोड़ा भी दुख सुनाए या तुम्हारी वजह से दुखी हो तो वो पिघल भी जाएगा। उसकी एक रेंज है, उससे ज्यादा ना वो अच्छा हो सकता है ना उससे ज्यादा वो बुरा हो सकता है। तो मैं ये मानती हूँ कि इसका जो मेन पात्र है वो एक ऐसा व्यक्ति है। हो सकता था ये अच्छा अगर व्यवस्था इतना उसका शिकंजा ना कसती। अब वो जाके एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है क्योंकि उसका बॉस जब भी काम देता है तो तब देता है जब उसका निकलने का टाइम होता है। बॉस कभी उसको इतना बोलने का मौका नहीं देगा कि वो इतना बोल ले कि मेरा घर कितनी दूर है और मुझे कितनी दिक्कत होगी और तुम्हारे इस बिहेवियर से मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं घर नहीं पहुंच रहा हूँ, मेरा आराम नहीं हो रहा है। तो कहाँ तक ले जा सकते हैं हम इस परिणाम को? लेकिन उसका तो है, उसने मन नहीं पड़ना किसी भी तरीके से, तो शादी नहीं होना, ये सारी सिचुएशन आई है। और अंत में बहुत अंधेरे 11-12 बजे की रात में वो अंधेरे में घुसते हुए उसको एक लड़की रोती हुई आवाज मिलती है। उसके अंदर का मनुष्य जो हर किसी के अंदर का होता है, सहयोग करने की भावना से जाता है, तो लड़की डर के मारे छुप जाती है। फिर वो बार बार कहता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। और इस तरीके से वो पूरी रात वहां बैठ के बिताते हैं। और वो एक मध्य वर्ग की जो एक कमजोरी होती है सर्वानुमति के साथ चलना, उससे भी बाहर आता है उसके संरक्षण के लिए। क्योंकि इस समय अगर कोई आ जाएगा तो कोई भी ये नहीं समझेगा, उसके बाद में दिमाग में बात आ रही है कि कोई सोचेगा तो क्या सोचेगा। और जब वो अपनी बहुत सारी बातें करके थक जाती है तो वो उसकी ही गोदी में सिर रख के सो जाती है बीच अंधेरी रात में, जहाँ पे सब रिस्क सा एक डरावना सा जो एक पूरा खाका कहानी खींचती है। मैं सिर्फ बुरा आदमी को खोल रही हूँ, कहानी नहीं बोल रही हूँ। तो एक बार उसके अंदर का मर्द जागता है। अब इस मर्द जागने का संबंध तो उस चीज से है ना कि उसको एक वंचना में रखा हुआ है उसके बॉस के बिहेवियर ने। शायद ये वंचना ना होती तो एक आम मध्य वर्ग का व्यक्ति शायद वहां पे 16 साल की एक लड़की के साथ नहीं भी फील कर सकता था मर्द वाला भाव। लेकिन उसको अपना वादा याद आता है, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। अंदर से एक धिक्कार आती है और वो उस बुरे होने को रोक लेता है। तो वो बुरा आदमी का जो चस्पा होना है एक अपने ऊपर, वो उसको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो उस चीज को छोड़ देता है। कहानी यहाँ पर है। इस कहानी का जो अधीनस्था का आचरण बताना, इसकी बहुत बड़ी ताकत थी जो पहले 2 पन्ने करते हैं। अंतिम का भी जो बता पाया है कि उसका जो एक
पूरी विचार प्रक्रिया जिस तरीके से चलती है और वो क्यों चल रही है, तो एक पूरी तार्किक संगति के ढंग से मुझे कहानी काफी स्ट्रांग लगी कि उसका इस बिहेवियर के पीछे का कारण शुरू के 2 पेज में है और उस कनेक्शन, वो तार्किक परिणति बहुत अच्छे से कहानी खोल पाती है। लेकिन एक कहानी के शिल्प के रूप में कहूँ तो थोड़ी सी विश्वसनीयता की इसमें कमी लगती है, क्योंकि उस अंधेरी रात में उस लड़की का आने का जिस तरीके का रीजन बताया गया है, पिता से भाग आना, और उस अंधेरी रात में जिसमें एक पुरुष डर रहा है, वो वहां उस हालत में मिलना बहुत विश्वसनीय नहीं लगता। तो शिल्प के रूप में ये दोनों हिस्से ढंग से नहीं जोड़ पाते। क्योंकि मैंने एक दुर्बल मन के 2 चित्तापन वाले मध्य वर्ग की बात की है, तो मैं कहानी में आती हूँ शोध यात्रा। शोध यात्री का पात्र भी इसी तरह का एक प्रोफेसर है। पहली बात तो मुझे प्रज्ञा रोहिणी जी की ये बात बहुत ज्यादा भाई कि उन्होंने अकादमिक जगत पे, शैक्षणिक जगत की कमियों को उघाड़ते हुए 2 कहानियां लिखी हैं, जबकि सामान्य प्रवृत्ति हिंदी में ये पाई जाती है कि एकेडमिक वाले दूसरों की, दूसरे एकेडमिक वालों की, जिसको जहाँ का डायरेक्ट अनुभव है वो वहां का नहीं लिखता है। क्योंकि पहले भी एक कहानी थी जो स्टाफ रूम के माहौल के बारे में, तो प्रज्ञा जी की वो चीज आती रहती है कहानी में, ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब हम प्रेमपाल शर्मा जी से एकेडमिक का सुने, ज्ञान की पूरी ये जो शैक्षणिक संस्थान, ज्ञान का ढांचा, यूनिवर्सिटीज का जिन चीजों को लेके बने, कैसे वो ताक पे रह जाते हैं, और शोध कराने के नाम पे जो स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छे से इसमें चित्रित हुआ है। ये बहुत अच्छे से आया है कि शान दिखाने की लगी रहती है, ऐसे टाइम पे स्टाफ रूम में बुलाना जब सब देखें, स्टूडेंट में भी धाक पड़नी चाहिए। जो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है टीचर की, तो उसमें एक पूरा आचरण उसका बदलता जाता है। उस पूरे मैनरिज्म बहुत अच्छे से उन्होंने पकड़ा है। और इन दोनों कहानियों की तो मैं इसलिए भी बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये लिखी गई हैं, क्योंकि आज तक जब भी बात होती है नौकरी से बाहर रहने या किसी भी इंसान की, बहुत कातर ढंग से उसकी दयनीयता पे बात होती है। जो शोषक के मैनरिज्म है उनकी बात करते हैं कि बेचारे का घर कैसे चलेगा, बेचारे की पीएचडी लटक गई, बेचारे का क्या हो गया, उसको नहीं सुनना अपने लिए बेचारा। उसको जो बेचारा बना रहा है, कभी आप उसके मैनरिज्म पे भी बात करो। तो ये काम इन्होंने किया है, इसलिए भी मुझे ये चीज पसंद आई। और उसके बाद वो भी उसी मध्य वर्ग में से है जिसमें जो हमें चारों तरफ दिखता रहता है, उसमें वो दुर्बलता है। उसको अच्छा लगता है कार्यक्रमों में, मतलब कि स्टाफ रूम की बात है, इसमें सेमिनार साइन नहीं है, वरना उसे अच्छा लगेगा कि कार्यक्रमों में स्टूडेंट दिखें और सरसर बोलते हुए। तो वो सारी प्रवृत्ति सब कुछ है, लेकिन वही वो मानवीय भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है जिसे अच्छे के लिए स्टैंड लेना नहीं आता, बुरा होना भी नहीं आता। जब लड़की अपने दुख बताती है तो वो अक्सर स्कॉलर्स के हिसाब से सोचता है, थोड़े से टाइम सोचता है कि जैसे स्तर के नाम पे मेरे साथ हुआ मैं यहाँ भी करूंगा, लेकिन फिर वापस आ जाता है। और उसके बरक्स एक जो एग्जामिनर आया है, वो दिखाया जाता है कि वो पीएचडी पास करने के लिए कितना, मतलब जितना उसको जब तक साइन करने से पहले वो वहां से निकाल सकता है, वो सारी प्रिविलेजेस ले लेना चाहता है, और ये बात उसको बिल्कुल भी नहीं भाती। तो वो तो बहुत कम ही है, बहुत कम परसेंटेज होगी इस तरीके के लोग की, जैसा वो दिखाया गया है कि वो सारा कुछ खसोट लेना चाहता है उनसे, और एक बार भी डिग्निफाइड बिहेवियर नहीं करता। और अगर इस तरह के लोग होंगे तो वो जो लड़की है, अगर उसकी 6 महीने पहले शादी ना हो गई होती, उसका हस्बैंड अगर स्टेशन लेने छोड़ने उसके सारे नखरे उठाने के लिए नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि पीएचडी नहीं होती। इसलिए ये देखा जा सकता है कि अकेली स्त्रियों को एकेडमिक के सामंतवादी या इस तरह के माहौल में कितनी दिक्कत आई होगी। और लास्ट में बहुत रोष दिखाया गया है इस तरीके के लोगों के लिए। मेरा मानना है कि जो ये मध्य वर्ग वाला मैं कह रही हूँ, सामान्य मध्य वर्ग का प्रतीक, वो तो काफी होंगे जो इसका मेन पात्र है। जो प्रोफेसर जो जिस तरीके का दिखाया गया है वो कम होंगे, और उसको लेकर सबका आक्रोश दिखाया गया है। क्योंकि हमने इसकी बात कर ली, तो हम एक कहानी पे और यहीं पे बात कर लेते हैं कि ताबूत की पहली कील। ताबूत की पहली कील वो कहानी है जिसमें कि शैक्षणिक जो एकदम से सबको एक कंपटीशन में डाल दिया गया है कि सब पॉइंट्स बना के डाल रहे, उससे टीचर्स के बीच में जो सामूहिक भावना खत्म होती है, जो सत्ता का काम आसान होता है, जो निजीकरण के रास्ते खुलने के
जितने मैकेनिज्म है, जितने ग्रेड सिस्टम और ये सब लागू होना, उसको कहानी बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाती है। लेकिन मुझे कुछ और कहानियों पे भी बात करनी है, तो मैं इसको छोड़ के फिर मैं माटी का राग में आती हूँ। तो ये काफी संश्लिष्ट कहानी है, जिसमें श्रम का बहुत महत्व दिखाया गया है, जिसमें उस गांव की, उस रिश्ते की बहुत प्यारी परिकल्पना दिखाई गई है कि दो अलग अलग धर्मों के हिंदू मुस्लिम लोग कितने प्यार से, कितने अच्छे से रहते थे, एक दूसरे का जीने का सहारा ही नहीं भाई, मतलब एक दूसरे से उनके प्राण थे। ऐसे रहते हुए लोग अचानक से बदले हुए माहौल में जो हालत हो गई है, वो बहुत अच्छे से उसमें कैप्चर हुई है। एक पति पत्नी का रिश्ता, एक एकाकीपन जो एक के बिछड़ने से आता है, नई पीढ़ी जब उसे किसानी पूरी बर्बाद होने के बाद या फैमिली बंटवारे होने के बाद जायदाद के जो शहर की तरफ जाती है, तो वहां उसे कितना कुछ खोना पड़ता है, कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं। और इस तरीके के वो सारी चीजें आएंगी कि उसमें वृद्ध का भी जो एकाकीपन है। और सबसे बड़ी बात इस कहानी की ये सारी समस्याओं का समाधान क्या दिखाया गया है कि बचपन से उसके अंदर कहीं एक सपना था कि उसको कुम्हार का चाक चलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। तो हमेशा वो जब भी चलाने की कोशिश करता तो जाति की बात आ जाती कि तुम तो राजपूत हो, तुम क्यों चलाओगे ये। लेकिन अंत में जब वो किसी मॉल जैसी, हाट जैसी किसी जगह में देख रहे हैं कि आधुनिक उपकरणों से यही सब हो रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं भी है वहां पे, तो वो वो पूरा अवसाद में जा चुका है अपनी जीवन स्थितियों से। अब वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा कुम्हार को, मतलब ये बनाने की, और यही करेगा। इतने भर से उसका सारा इलाज हो गया है। तो इससे तो मनोविज्ञान को भी बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है कि एक रचनात्मकता, कि हम अपने आप को किसी उपक्रम में अगर झोंक दें तो वो किस तरीके से स्वस्थ होता है। तो एक पूरा मनोविज्ञान तो इसमें है ही, लेकिन इसमें साथ में कहानी एक सबटल वे में ये भी कहती चलती है कि माटी का राग, की वो श्रम का जो पसीने का जो रिश्ता है, मिट्टी का जो रिश्ता है, वो रिश्ते से हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोग आपस में जुड़े होते हैं। वो एक राग आपस में उनको जोड़ रहा है। और इस पूरे कहानी संकलन का मकसद भी कहानीकार ये बताती है कि उसे उम्मीद के बिंदु ढूंढने हैं। तो अगर उम्मीद के बिंदु कहाँ वो ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है कि वो श्रम से बनने वाले रिश्तों में मिलेगा, वो उन रिश्तों में मिलेगा जो किस तरीके से वो जोड़े जाएंगे, और वो जो राग यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में एक बार चमत्कारी कुंड में पूरा का पूरा जो सत्ता का स्ट्रक्चर है, सत्ता जिस तरीके से अपनी रणनीति प्रयोग करके नागरिकों की जबान छीनती है, उन्हें विचार शून्य करती है, साहित्य, विचार, कलाओं को एक एक करके देश निकाला दे दिया जाता है, और किस तरीके से ये कहा जाता है कि किसी को भी बोलने की आजादी ना मिले और शांति प्रियता एकमात्र टेक बन जाए। और शांति प्रियता का मतलब दरअसल अगर मुझे बहुत शॉर्ट में कहना हो तो फिर उतना तो डिटेल बताने का टाइम नहीं है। तो शांति प्रियता मतलब मुर्दा हो जाना दरअसल। तो उसी तरह की शांति प्रियता रह सकती है उस तरह की सत्ता की रणनीति में। तो ये जो बाहर के एक राजा वाले राजतंत्र का सहारा लेके पूरा का पूरा एक पुराने जमाने की कहानी, सत्ता की पूरी रणनीति तंत्र किस तरीके से नागरिकों को अपने काबू में लेता है, वहां ये है। मुझे पता है कि इस कहानी पर और इस चीज पे बहुत बोला जाएगा, जो रह जाएगा मैं उस पर बोलना चाहूंगी। हालांकि उसे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि विचार कितने खतरनाक लगते हैं लोगों को, और बहुत व्यंग्य से समझाया गया कि उन्हें पता तक नहीं है विचार क्या है, लेकिन विचार को एकदम खत्म कर देने का तरीका। और वो कुंड में सबको चेहरा धोना पड़ेगा, इस तरीके के बहुत सटीक उदाहरण इन्होंने ढूंढे हैं, जिसमें कि हम समकाल के जो उदाहरण है उनसे उनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहानियों को हम सिर्फ 10-12 साल से, मतलब मुझे वो कहानी अधूरी लगेगी अगर कोई 2014 से उसका पाठ लेना चाहेगा। तो इसकी सारी जमीन जो बन रही थी वो कई सालों से बन रही थी, क्योंकि हम भी तो उससे पहले हमारी पीएचडी वगैरह सब हो चुकी थी। सारा समय यहीं जाता हुआ दिख ही रहा था। तो अगर इस कहानी को सिर्फ 10-15 साल में रिड्यूस करके पढ़ा जाएगा तो मुझे लगता है वो मेरे हिसाब से अधूरा पाठ होगा। मुझे पीछे के सारे साल भी वहीं जाते हुए दिख रहे थे। और अब मैं बात करना चाहूंगी fidelity.com में।
fidelity.com में मामा पापा समझ सकते हैं उसे, क्योंकि उन्हीं के घर में बेटियां भांजियां पली हैं। उसके व्यवहार में पितृसत्ता का पूरा व्यवहार आ गया है कि पितृसत्ता किस तरीके से जकड़ती है। वो लिखा हुआ है उन्होंने बहुत साफ तरीके से कि कितना उन दोनों के मन में ये बात आती है कि किसी तरह क्या ये अपना फौजदारी बाहर छोड़ के दरवाजे से नहीं आ सकते हैं। और मामा को पुराने पारंपरिक चीजों से कोई खतरा नहीं है, पर किसी भी आधुनिक या किसी नवीन संवेदना को वो अपने घर में एंटर नहीं करने देते हैं। और एक लड़की होती है जो उस पूरे के पूरे शिकंजे के अंदर अपनी कल्पना और अपनी रचनात्मकता को बचा ले जाती है और एक अपना व्यक्तित्व बना लेती है। एक होती है जो पितृसत्ता को पूरी तरह से ढाल लेती है। यही दो तरह की पितृसत्ता पैदा कर भी रहा है इसी तरह की। तो वो ये स्त्री जिसने पितृसत्ता को पहले ही आत्मसात कर लिया था, जो मामा और अपनी माँ की कभी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसे कभी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ी, अचानक उसके हाथ में जब ये सारी चीजें आ गई हैं, तो वो उनके साथ कैसा रिश्ता बनाएगा। मतलब जिन्हें लगता है विचार या किताबें खतरनाक चीज है, उनको ये भी पता कहानी से चल सकता है कि उनका ना होना कितना खतरनाक है। क्योंकि उसकी बहन जो पढ़ी लिखी है, जो समझदार है, उसको लग रहा है कि इन सारी बातों में ध्यान मत दो, पर ये हस्बैंड की पूरे टाइम जासूसी कर रही है। और हस्बैंड भी इसके सोशल मीडिया में इतना एक्टिव होने से इतना ज्यादा शंकित है कि जब वो अपने आप पे अपराध भाव में जा रही है कि मुझे शक नहीं करना चाहिए, इतने अच्छे पति पे इतनी अच्छी अंगूठी दी वगैरह वगैरह। और कहानी का अंत होता है कि वो भी fidelity.com से ली गई थी, यानी कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे में निगरानी रखते हैं। लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, तो मैं सिर्फ एक स्याह घेरे कहानी से बोल देना चाहती हूँ कि इसमें अकेली स्त्री को अपार्टमेंट में अपने आवासीय परिसर में अकेली स्त्री का रहना दूभर बनाने के जितने हथकंडे सोचे जा सकते हैं, सारे उस पे कर दिए गए हैं। जब वो मुस्लिम धर्म की कमियां बता रही थी तो सारे उसको बहुत पूजा कर रहे थे उसकी। जब वो हिंदू धर्म की कमियां बताती है तो सब उसके प्रति कितने हिंसक हो जाते हैं। इन स्याह घेरों को इस कहानी में बहुत अच्छे से बताया गया है। इस कहानी में एक लाइन आती है कि अगर मुंह खोलो तो मुंह खोलने से बहुत चीजें बदल जाती हैं। इन्होंने भूमिका में लिखा है कि मैं कुछ उम्मीदें बचाना चाहती हूँ, तो ये उम्मीदें बचाने वाली कहानी है। क्योंकि दो ऐसे लोगों को जो सर्वानुमति की परवाह ना करते हुए हिंसा झेलते हुए भी टिके रहेंगे, ऐसे पुरुष का साथ भी मिल रहा है। अंत में पुरुष की पत्नी भी उसके साथ हो जाती है और कई दोस्तों का साथ है। तो ऐसी आवाज अकेली नहीं पड़ेंगी, ये भी इसमें उम्मीद जताई गई है। और मेरी अंतिम और सबसे प्रिय कहानी जो मेरे को जिसमें बहुत आनंद आया डूबने में, मालूशाही मेरा छलिया बुरांस। ये सारी सॉफ्टनेस कहानी में बोलने के लिए मुझे 3 मिनट चाहिए और 3 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगी। इस कहानी में इतना प्यारापन है कि ऐसा लगता है कि इस समय जो प्रेम और सूक्ष्म और कोमल हर चीज पे जो खतरा है उनको बचा लेने की कहानी है। इसकी सबसे बड़ी मुझे ये लगी कि उस सूक्ष्मता को एक पुरुष के अंदर बचाया गया है। तो दरअसल हमें नई निगाहें, नई संवेदना, कोमल संवेदना चाहिए। हमारा स्त्री पुरुष से हमारा क्या भेद है, वो जहाँ मिलेगी वहां बचेगी। यहाँ बचाया गया है एक बहुत कोमल संवेदन पुरुष से। इसकी एक पिक्चर आई थी थप्पड़, उसमें जब दिया मिर्जा कहती है कि मैं शादी, मुझे उससे पूछती है हीरोइन तापसी पन्नू कि तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, दोबारा बहुत कम उम्र में उसके पति का देहांत हो गया है। वो कहती है मुझे इतना ऐसा पुरुष मिल गया जहाँ मैं इतने सहज भाव से रहती थी कि मुझे कुछ भी चेंज अपने में नहीं करना पड़ता था, ऐसा मुझे दूसरा नहीं मिलेगा, उससे कम में मैं कर नहीं सकती। तो इसके रिव्यू में मैंने लिखा था कि अनुभव सिन्हा को पता ही नहीं ऐसा पुरुष कैसा होता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, इसलिए उसने दिखाया ही नहीं। लेकिन मालूशाही मेरा छलिया बुरा अंश, ये कहानी ऐसे पुरुष को दिखा पाती है। इसके छोटे से पोर्शन में पढ़ना चाहूंगी 1 मिनट के लिए। और आज बाई चांस में कभी 2 प्रोग्राम हो गए थे मेरे, तो जो छलिया बुरांस में जो उसका नायक है, मुझे लगा उस नायक का एक हिस्से से आज ही मैं अपने विदुष पैटर्न के कार्यक्रम में मिलके आई हूँ। पूरा जो बता रही है कि वो सारा का सारा उस लोक संगीत और क्षेत्रीय चीजों को संग्रहित करने का और उनको कला में जीता था, वो ऐसा ही युवा था जिससे इंटरव्यू लिया। और मालूशाही के
इनके प्रेम की पूरी राजुला मालू शाही का वो उसने सारे वाद्य यंत्रों के साथ कुमाऊनी धुन में सुनाया। तो मुझे लगा मैं इस कहानी को पूरा दोबारा जी भी पाई हूँ। पुरुष के अंदर उस कोमलता को बचाने का मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि वो पुरुष क्या। मुक्ता की आंखें धरा के चेहरे पर स्थिर हो गई। कुछ पल धरा के लिए ठिठे में से खड़े रहे कि मुक्ता ने पलकें झपकी और चुप्पी तोड़ी। धरा जीवन साथी में मर्द नहीं, उसके भीतर एक नन्ही धूप, उमंग भरा बचपन, एक बहता झरना, उड़ते परिंदे, दृढ़ चट्टान, मुक्त हवा और पक्की धरती खोजना। मेरे छलिए ने मुझे बदतर हालत में हंसना सिखाया है, जीने के गुर सिखाए। जानती हो, बुरांस सारे पहाड़ पर आग सा दहकता है, पर पूरी धरती और इंसान की प्रकृति को तरल रखता है। उसने खुद जलकर मुझे मेरी खो गई मुक्ता से मिलवा दिया और आज उसको पूरे कुमाऊं के पूरे ब्रांच में वो दिखता है, पूरे वहां के लोक में वो दिखता है, क्योंकि वो लोक से प्रेम कर सकता था। और ऐसे ही जो इनकी लास्ट कहानी है अंतिम ताबूत में पहली की, उसमें भी जो एक प्रोफेसर है जो नहीं प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा देता है क्योंकि वो निजीकरण नहीं होने देगा। तो उसकी पत्नी आफरीन जो है वो मुस्लिम है और वो जो प्रेम कर सकता है वो धर्म के परे भी जाएगा। और अगर वो स्त्री के प्रति अच्छी दृष्टि रखेगा तभी वो गैर सांप्रदायिक भी हो सकता है। ये दोनों एंगल उसमें बहुत अच्छे से हैं। वो बार बार है कि आफरीन उसी लड़के को देखना चाहती है अपने पति में, कभी नहीं चाहती कि वो अपने मूल्यों से समझौता करे जिससे उसने प्रेम किया था। तो उन दोनों की परस्परता उसके मूल्यों को बचाए रखती है और वो अंत तक अपने मूल्यों में डटा रहता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी से क्षमा मांगता है कि अगर तुम्हारे लिए हम अच्छा समय नहीं दे पाए तो उसकी पहली कील हमने ठोकी, इसके लिए हमें माफ करना। तो ये माफी के साथ ही ये संग्रह खत्म हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे अंत की भी यही लाइन है कि हम आगे की पीढ़ियों के लिए जो नहीं बचा पाए ये कहानी संकलन भी, और हम भी शायद उसके लिए एक अपराध भाव या क्षमा की भावना रखते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, लगभग सभी कहानियों पे अपनी टिप्पणी देने के लिए। और एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि संवेदना का स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं होता, वो किसी के अंदर भी हो सकता है। और मुझे लगता है पुरुषों के अंदर ज़्यादा ये जगाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा ट्रेंड करने की ज़रूरत संवेदनाओं के मामले में शायद। मैं पंकज जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात। शुक्रिया अनुपम जी, शुक्रिया राजकमल प्रकाशन का। सबसे पहले तो प्रज्ञा को बधाई एक और बहुत अच्छे कहानी संग्रह के लिए। बहुत कम समय में उनका बहुत सारा लेखन सामने आ गया है, तो ये देखकर अच्छा लगता है कि बहुत हर विधा में वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं चूंकि हमारे समय के बहुत बड़े आलोचक अरुण होता जी बैठे हैं, तो मुझे लगता है आलोचना की दृष्टि से तो वही बात करेंगे और मैं उनके सामने आलोचना की दृष्टि से बात करने की दृष्टता नहीं करूंगा। मैं एक पाठक के रूप में इस संग्रह से जब गुजरते हुए मुझे क्या महसूस हुआ उसी की बात करूंगा। मालू शाही मेरा छलिया बुरांश, ये मेरी बहुत पसंदीदा कहानी पहले भी रही है। जब ये संभवतः ज्ञानोदय में छपी थी तब भी मैंने इस पर एक लंबी सी टिप्पणी की थी और तभी से मुझे इस कहानी से बहुत जुड़ाव रहा है। और अब जब इसको देखा कि ये शीर्षक कहानी बनी है तो निश्चित रूप से इस कहानी संग्रह के प्रति मेरा लगाव होना स्वाभाविक। मैं बात शुरू करूंगा उस कहानी से जो कहानी मुझे बहुत अपने करीब लगी और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और वैसी कहानियां लिखा जाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत। स्याह घेरे अनुभा चौधरी की जो कहानी है और उस कहानी के अंदर लेखक ने उस पूरी बेचैनी को, उस पूरे द्वंद्व को जिस तरह से पाठक के अंदर बीज दिया है, मुझे लगता है कि ये लेखक की बहुत बड़ी सफलता है कि हम उसको पढ़ते हुए वो छटपटाहट महसूस करते हैं जो अनुभा के अंदर हो रही है और अनुभा के साथ साथ विनय के अंदर, विनय के मन में जो द्वंद्व चल रहा है वो मैं उस कहानी को पढ़ते हुए बेचैन हो रहा था। बार बार मुझे लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। और एक लेखक की बहुत बड़ी सफलता यही होती है कि वो उसके पात्रों की बेचैनी उसके पाठकों के अंदर चली जाए और अगर ऐसा होता है तो लेखक सफल है। और मैं भी मुझे 2 दिन पहले की घटना याद आ गई कि मैं 10-15 मित्रों के साथ बैठा था और हम सब
जाहिर है हिंदू ही थे। वहां पर एक मेरे मित्र बहुत एंटी मुस्लिम बोले जा रहे थे और मैं लगातार उनसे लड़ रहा था, मैं लगातार बहस कर रहा था और मैं अकेला पढ़ रहा था। और अकेले पढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि मुझे चुप हो जाना चाहिए, पर मैं नहीं चुप हुआ, आखिर में वो चुप हुए। तो जब उसके बाद में इस कहानी को पढ़ा और इस कहानी के अंत में प्रीति का बाहर निकलना, तो मुझे लगता है कि उस दिन अगर मैं चुप हो जाता तो शायद इस कहानी को पढ़ने के बाद वो प्रीति का बाहर निकलना जो है मुझे शर्मिंदा कर देता। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुझे जहां भी ऐसा अवसर मिलेगा वहां मैं उस समय तक लड़ूंगा जब तक सामने वाला शांत ना हो जाएगा। क्योंकि अनुभा चौधरी भी वही कर रही है, विनय भी वही कर रहा है, प्रीति भी वही कर रही है। ये बहुत बहुत अच्छी कहानी है। ये वो कहानी है जो हर लेखक लिखना चाहेगा। और अनुभा और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो जो द्वंद है, मैं आप इसको फेसबुक से पकड़िए, फेसबुक में जो पोस्ट आती है उनसे पकड़िए कि जब आप एक जरा सी ऐसी पोस्ट कर देते हैं जिसमें एक पक्ष को ऐसा लगता है कि आपने उनके पक्ष में लिख दिया है, तो धड़ाधड़ आपकी प्रशंसा, आपके पक्ष में टिप्पणियां और ये सब आनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप उनके विरोध, क्योंकि आप तो निष्पक्ष हैं, आप तो दोनों तरफ का लिखते हैं, जैसे ही आप उस तरफ का लिखते हैं तो वो वही सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी मानसिकता को पकड़ा है और मैं लेखक को बधाई देना चाहूंगा कि ये इस कहानी में जिस मानसिकता को पकड़ा है वो मुझे लगता है कि वो उसके लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है, उसके लिए बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता होती है। और हम सब उनसे गुजरते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब नहीं गुजर रहे हैं। जो वर्तमान में जो समय चल रहा है हम सब उसी से गुजरते हैं, रोज वो बहसें झेलते हैं, रोज वो सब चीज झेलते हैं। लेकिन एक लेखक जब उनके बीच से होकर गुजरता है तो शायद वो स्याह घेरे जैसी कहानी लेकर आता है। और इसको वही कहते हैं कि जब आप जहर को पी लेंगे और अपने अंदर पचा लेंगे तभी शायद ऐसी कोई कहानी लिख पाएंगे। बहुत बहुत सुंदर कहानी के लिए सबसे पहले लेखक को बधाई, और मैं सबसे पहले इसी पर चर्चा करना चाहता था। और अनुभा चौधरी जैसा कैरेक्टर, शायद ऐसा पात्र, शायद मेरे जैसे सारे लेखकों के मन में होता है कि शायद हम भी कभी ऐसा कोई पात्र गढ़ें। और प्रज्ञा की कहानियों को, प्रज्ञा के उपन्यासों को पसंद करने का मेरा एक और जो कारण है कि प्रज्ञा की कहानियां भले ही विस्मृत हो जाती हैं, प्रज्ञा के पात्र विस्मृत नहीं होते, प्रज्ञा के पात्र जिंदा रहते हैं। और ये किसी भी लेखक के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि उसकी कहानियां विस्मृत हो गई लेकिन उसके पात्र जिंदा हैं, उसके पात्र दिमाग में हैं और उसके पात्र आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इस कहानी में अनुभा चौधरी भी शायद हम सब के साथ बनी रहेगी। और फिर दूसरी कहानी जो मुझे, चूंकि ग्रामीण परिवेश पर मैं रहा हूं और उसको बहुत अच्छे से देखा है, तो मुझे माटी का राग जो कहानी है, एक तो इस संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी कहानी किसी भी दूसरी कहानी से कहीं नहीं मिलती, ना पात्रों में मिलती है, ना विषय में मिलती है, ना शिल्प में मिलती है। ऐसा लगता है कि लेखक ने बहुत ठान कर ये कहानियां लिखी हैं कि कोई भी कहानी किसी दूसरी कहानी से किसी भी स्तर पर ना मिले। और एक पाठक के लिए इस तरह के कहानी संग्रह मुझे लगता है किसी ट्रीट की तरह होते हैं कि आप हर नई कहानी में कुछ नया पाते हैं। नहीं तो हमारे साथ एक सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, क्योंकि मैं तो एक दो पत्रिकाओं के संपादन से जुड़ा हूं और बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, अमूमन ये होता है कि एक कहानी संग्रह में हर तीसरी कहानी पहली कहानी जैसी लगती है। माटी का राग में राम अवतार और हसन और उनके अंदर की वो पीड़ा, उनके अंदर की राम अवतार की छटपटाहट की अब मैं क्या करूंगा। प्रज्ञा का लेखक जो है वो, जैसा रश्मि जी ने कहा कि प्रज्ञा के अंदर का लेखक समस्या उठाने तक सीमित नहीं रहता। हम में से बहुत सारे कहानीकार समस्या उठाकर और बता देते हैं कि समाज तुम्हारे अंदर ये समस्या है, लेकिन समाधान तक भी पहुंचना होगा। आप केवल समस्या बताकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर सकते, आपको समाधान तक पहुंचना है। और माटी का राग कहानी कितनी खूबसूरत तरीके से एक समाधान पर पहुंचती है कि आप वो जो छूट गया है, वो जो आपके बचपन से लेकर अब तक का सपना है, उस सपने को आप कभी भी पूरा कर सकते हैं, और आज क्यों नहीं। और इस कहानी में प्रज्ञा को चूंकि सांप्रदायिकता से लड़ने के संस्कार चूंकि परिवार से मिले हैं, पिता से मिले हैं, तो जब सांप्रदायिकता की बात आती है तो प्रज्ञा की कलम मुझे ऐसा लगता है कि मशाल की तरह झलमला उठती है। इसमें भी जहां हसन और राम अवतार के बीच के वो रिश्ते हैं, उनको कितनी बारीक
जैसे ऐसा लगता है रेशम के तारों से उनको गूंथा गया है। और उनको देखकर मन को ठंडक होती है कि हाँ, अभी भी ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं, अभी भी हसन और राम अवतार की कहानियां लिखी जा रही हैं, और ये लिखा जाना चाहिए इनको। और राम अवतार के बीच की उसके अंदर जब हसन को चोट लगती है, दंगा हो जाता है गांव में, वो सब, और उस दौरान जो राम अवतार की मनःस्थिति है उसको चित्रित करना वो बहुत दुष्कर है, क्योंकि आप वहां फिसल सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, वो मुस्लिम है, घायल हो गया, यहाँ एक हिंदू है, लेकिन उसे बहुत खूबसूरती से बताया है, और उसके बच्चों के साथ उसका पूरा रिश्ता। और जब वो अपने मन की कर लेता है तो कहानी की अंतिम पंक्ति जो अपने बेटे से कहता है कि कब आओगे, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे लगता है कि कभी कभी कहानीकार को अपने अंत से पाठक को रुला भी देना चाहिए। तो इस कहानी का अंत मुझे सचमुच अंदर से बहुत बहुत भावुक कर गया, और मुझे लगा कि उसके एकाकीपन, उसका अकेलापन, उसका सूनापन, और उसमें बेटे को याद करना कि तुम्हारी याद आ रही है, कब आओगे। तो इस तरह की कहानियां हमारी उम्मीदों को बचाती हैं। इस तरह की कहानियां हमें बताती हैं कि अभी सब कुछ बहुत खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कहानियां लिखी जा रही हैं, अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो शायद सब कुछ बचा ले जाएंगे। तीसरी कहानी, मैं 3-4 मेरी मनपसंद कहानियों पर ही बात करूंगा, क्योंकि रश्मि जी ने लगभग सारी कहानियों पर बात की है, तो मुझे लगता है मैंने कहानियां सारी पढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसे fidelity.com, ये एक ऐसी कहानी है जिसको हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई विज्ञान कथा है, या कोई ऐसी कहानी जिसमें विज्ञान या फंतासी उस तरह की है, लेकिन वो सब केवल उपकरण की तरह उपयोग में लाए जा रहे हैं। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जब आप अपनी कहानी में तकनीक जोड़ रहे हैं। सावधानी ये बरतनी पड़ती है कि वो जो तकनीक को आप अपनी कहानी में जोड़ रहे हैं वो उपकरण तक सीमित रहे, वो पात्र ना बन जाए। पात्र तो वही बनेंगे जो हैं। ये सावधानी इस कहानी में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। fidelity.com और वो मोबाइल और वो सारा का सारा वेबसाइट, वो सब सहायक उपकरण के रूप में कहानी में रहते हैं, और कहानी वही सुहास की कहानी है, वही विनीता की कहानी है, और उनके एक दूसरे के प्रति अविश्वास की कहानी है। इस कहानी को अगर मनोविज्ञान के धरातल पर जाकर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि अविश्वास शायद सभी के मन में रहता है, और वो अंत में जो अंगूठी निकलती है और अंगूठी का जब पर्चा बाहर निकलता है तो वो भी fidelity.com का होता है। तो वहां पर जिस अच्छे से उन्होंने उसका समापन किया है, वो कहानी आने वाले समय की भी कहानी है, और वो बीते हुए समय की भी कहानी है, और वर्तमान की भी कहानी है। मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां कभी पुरानी नहीं होंगी। तकनीक बदल जाएगी, एक दूसरे पर अविश्वास जांचने के उपकरण बदल जाएंगे। हो सकता है 20 साल बाद, 25 साल बाद किसी दूसरे तरीके से एक दूसरे का विश्वास जांचा जाएगा, 50 साल बाद किसी और तरीके से जांचा जाएगा, 50 साल पहले किसी और तरीके से जांचा जाता होगा। लेकिन कहानी का जो स्थायी भाव ये है कि अविश्वास कायम रहेगा, अविश्वास स्थिर रहेगा, और इस स्थायी भाव को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त करती है ये कहानी fidelity.com। एक मजबूत कहानी है, अंत तक बांधे रखती है, और अंत में जब पाठक को लगता है कि अंत भला तो सब भला जैसा कुछ हो रहा है और अच्छे से हम कहानी से बाहर आ रहे हैं, तो कहानी एकदम यू टर्न लेकर पाठक को चौंका कर खत्म हो जाती है। ये चौंका देना भी प्रज्ञा की कहानियों की विशेषता रही है कि जब हम सोचते हैं कि अंत ऐसा होगा तो अचानक वैसा हो जाता है, और जब हम सोचते हैं कि अंत होने वाला है तो अंत नहीं होता, और जब हम सोचते हैं अभी नहीं होगा तो अचानक अंत हो जाता है। और ये जो चौंका देना है, ये पाठक को आपकी कहानियों की तरफ फिर से मुड़ कर आने पर मजबूर करता है, क्योंकि चौंकना हम सबको पसंद है, और एक पाठक को तो बहुत पसंद आता है। तो ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, और मैं एक बार घड़ी जरूर देख लूं। हाँ, मेरे पास समय है अभी। तो एक कहानी जिसकी चर्चा रश्मि जी ने भी की, चमत्कारी कुंड, और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस कहानी को आप 2014 के बाद का पाठ मत कीजिए, क्योंकि 2014 के बाद ये कहानी जन्म ली है ऐसा नहीं। ये कहानी जब सत्ता है, जब तक सत्ता है तब तक ये कहानी है। सत्ताएं अमूमन ऐसी ही होती हैं, एक सत्ता जाती है, दूसरी सत्ता आती है, और जो भी सत्ता में बैठता है वो ऐसा ही होता है। कुछ के चेहरे थोड़े पॉलिश्ड किए होते हैं, कुछ अपने दांतों को खोलकर सामने आते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं होता है। कुछ लोग दबाकर आते हैं, कुछ लोग छुपाकर आते हैं, लेकिन सत्ता का
वास्तविक चेहरा ऐसा ही होता है। सत्ता को विचार नहीं चाहिए, सत्ता को कविताएं नहीं चाहिए, सत्ता को दर्शन नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और इस कहानी का जो खतरा है, जो रश्मि जी ने भी इशारा किया कि इस कहानी के साथ सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसको 2014 के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। और अभी फिलहाल चूंकि ये इसी समय ये कहानी आई है, तो इसीलिए इसको उस संदर्भ में पढ़ा जाना इस कहानी के साथ एक बड़ा अन्याय होगा। और संभवतः इसी खतरे को भांपकर लेखिका ने इसको एक राजा की कहानी बताया है, एक राजा विजय प्रताप यशोवर्धन की कहानी बताया है। और इसको बताने के मुझे लगता है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री की कहानी कहते हैं तो शायद ये कहानी और कमजोर हो जाती है। ये कहानी मजबूत ही इसलिए हुई है क्योंकि ये राजा की कहानी कह रही है, और वहां वो प्रतीक है, वो सरोवर, वो तालाब जिसके अंदर राजा नहाता है और जिसमें सारे लोग अपनी अपनी चीजें लाकर डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्मपुर लाज की अगर मैं बात करता हूं तो धर्मपुर लाज को भी मैं इसीलिए पसंद करता हूं कि उसमें प्रतीक बहुत अच्छे हैं। उसमें छोटे छोटे प्रतीकों के माध्यम से प्रज्ञा ने बड़ी बड़ी बातें कही। और जब आपको बहुत बड़ी बात कहना हो तब जरूरी नहीं होता कि आप 10-20 पन्ने उसके लिए लिखें। अगर आप एक ठीक ठाक प्रतीक पकड़ के ले आते हैं तो आप शायद 2-3 लाइनों में ही सारी बात कह जाते हैं। तो वो आखिरी में वो सरोवर जिसमें राजा स्नान कर रहा है और उसमें सब लोग अपनी अपनी चीजें लाकर डाल रहे हैं, जहां विचारक, जहां कवि, जहां पर ज्ञानी भी आकर अपनी अपनी चीजें डाल रहे हैं, वो जगह मेरे जैसा पाठक बहुत स्तब्ध होकर पढ़ता है। और स्तब्ध इसलिए होता है क्योंकि वो रिलेट करता है चीजों को, वो जोड़ता है चीजों को, वो वर्तमान से जोड़ता है, वो और 25 साल पहले के समय में जोड़ता है, वो और 150 साल पहले के समय में, अंग्रेजों के समय में चला जाता है, अंग्रेजों के बाद की सत्ताओं को देखता है और उन सत्ताओं से लेकर आज तक की सारी सत्ताओं तक आता है। डॉक्टर विजय बहादुर सिंह एक बार कहीं भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सत्ताएं जितनी भी होती हैं, उन सत्ताओं में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है वो सब कुल मिलाकर सत्ता होता है, कि जो सत्ता है वो भी सत्ता है, जो विपक्ष है वो भी सत्ता है। लेकिन एक कवि, एक कथाकार, वो हमेशा विपक्ष की भूमिका में होता है और वो जनता की बात करता रहता है। ये कहानी प्रज्ञा का विपक्षी रूप, ये कहानी प्रज्ञा का उस सत्ता के सामने एक बहुत मजबूत विपक्षी रूप है कि हम विपक्ष में खड़े हैं और हम कहते रहेंगे कि राजा नंगा है। जब सारी दुनिया ये बात कहने से गुरेज करेगी कि राजा नंगा है, तब एक कहानीकार किसी भी तरीके से, किसी भी दूसरे माध्यम से आकर कह देगा कि राजा नंगा है। इस कहानी को अगर पूरे संदर्भों के साथ आज की सत्ता पढ़ ले तो मुझे लगता है कि प्रज्ञा जी के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो तो, उनको तो ये लगेगा ना कि ये तो मेरे ही खिलाफ लिख दिया गया है। पर ये कहानी बहुत लंबे समय तक पढ़ी जाने वाली कहानी है और बहुत दूर तक जाने वाली कहानी है। और प्रज्ञा के पास में जो भाषा है, जो शिल्प है, उसका कमाल ये होता है कि वो सांप्रदायिकता के प्रश्नों को हर जगह पर उठा देती है। एक लेखक अपने दायित्वों को नहीं भूलता है, ये सबसे बड़ी बात मुझे इस कहानी में लगती है। और ये कहानी बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी का मतलब बहुत लंबी दूरी की कहानी है। शिकायत बस ये रह गई कि शायद ये उपन्यास बनता, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा उपन्यास बनता और उस उपन्यास में फिर बहुत सारी चीजें आती। और अभी भी इस कहानी में जितनी छोटी कहानी है आकार में, लेकिन वो अपने शिल्प के कारण बहुत बड़ी कहानी बन गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी शायद उपन्यास बन सकती। अंतिम कहानी पर मैं बात करूंगा। वो कहानी भी कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो आपको बहुत पसंद आती हैं और उनके पसंद आने के पीछे कारण क्या होता है आपको पता ही नहीं होता। शोध कथा कहानी को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक गाइड और उसके अंदर में काम करने वाली एक शोध छात्रा की कहानी है। लेकिन जिस तरह से परत दर परत कहानी खुलती है और जिस तरह से हर परत के खुलने के बाद कुछ नया सामने आता है, एक बात तो वही होती है जो रश्मि जी ने कही कि मैं अगर मैं पत्रकार हूं तो मैं दूसरी विधाओं पर कहानी लिखता रहा हूं। अगर मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर हूं तो मैं पुलिस पर कहानी लिख दूं, मैं पत्रकारिता पर लिख दूं, इस पर उस पर लिख दूं। अपनी बेंच पर बैठे हुए लोगों को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, सामने की बेंच बहुत आसानी से दिखती है। प्रज्ञा ने 2 कहानियों में, ताबूत की पहली कील और शोध कथा, दोनों में अपनी बेंच को देखा है कि मेरे साथ जो बैठे हैं
उसमें इधर कितने बदमाश, बदमाश का मतलब अंदर से, बाहर वाली बदमाशी नहीं, किनके अंदर कलुष है, किसके अंदर क्या क्या है, उस सब को दिखाया है। और शोध कथा, मुझे लगता है कि ये शोध कथा तो कम है, ये एक्सपोज कथा ज्यादा है, ये एक्सपोज कर देती है। वो पीएचडी, मैं खुद इन दिनों इस चीज से बहुत जूझता हूं कि किसी भी शोध छात्रा का फोन आता है, उसे कुछ नहीं पता है मेरे बारे में, ना मेरे बारे में, ना मेरी कहानियों के बारे में, ना मेरे उपन्यासों के बारे में, वो मुझ पे शोध करना चाहती है। तो मैं बहुत हैरान रह जाता हूं कि वो मुझे जानती तक नहीं है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है और मुझ पर शोध करना चाहती है। ये कहानी पढ़कर मुझे वो सारा का सारा समझ में आ गया खेल, कि असल में खेल क्या है। और ये बहुत खतरा उठाने वाला काम है जो प्रज्ञा ने किया है। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी उनके अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। अगर पढ़ी जाएगी तो निश्चित खतरनाक कहानी है ये, और ये बहुत सारे चेहरों के ऊपर से जो नकाब हैं उनको उतार देती है। और अंत में जो वो प्रोफेसर आते हैं, जो वाइवा लेने आते हैं, वहां जाकर ये कहानी इतनी क्रूर, इतनी निर्मम हो जाती है कि वो किसी को माफ नहीं करती कहानी। फिर वहां पर आकर वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शव विच्छेदन करने पर लेखक आमादा हो गया है, कि पूरा शव खोल के दिखाएगा कि ये जो शव है, ये सड़ा हुआ शव है, इसके अंदर कहां कहां कीड़े बजा रहे हैं, कहां कहां क्या गंदगी है। और वो बिना नाक पे पट्टी बांधे वो पूरे शव को खोलने में लगा हुआ। और अंत तक आते आते मुझे लगता है कि रचना जैसे लोग जब इस पूरी व्यवस्था से, ये पीएचडी की पूरी व्यवस्था से निकलकर जब बाहर खड़े होंगे, तो वो एक बेहतर इंसान कितने रह पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर हम उसी रचना से उम्मीद रखेंगे कि वो रचना जब किसी कॉलेज में पढ़ाने जाएगी तो वो एक बेहतर इंसान के रूप में पढ़ाने जाए। उसने पूरा दौर देखा है, पीएचडी से लेकर वाइवा से लेकर सब कुछ देखा है, तो वो उस सब को देखने के बाद वो कहां बच पाएगी। तो इस कहानी के लिए बधाई। इस कहानी में जो साहस है, वो साहस लेखक के पास होना बहुत जरूरी होता है, और इस साहस से ही लेखन होता है। लेखन के लिए कुछ और बहुत सारी चीजों की शायद पहले जरूरत नहीं होती, पहले तो केवल साहस की जरूरत होती है। तो ये साहस दुस्साहस की कहानी है। ऐसी कहानियां चूंकि प्रज्ञा इसलिए लिख सकती हैं क्योंकि वो वहीं खड़ी है, वो वहीं खड़े होकर देख रहे हैं। हम अगर लिखेंगे तो हम बाहर खड़े होकर खेल देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि सब जगह पर नहीं जाएगी, लेकिन प्रज्ञा की दृष्टि हर एक जगह गई और उस पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है। मुझे लगता है कि ये शोध कथा जो कहानी है, इसे वो जो जितने शोध जनरल छपते हैं और जो यूजीसी केयर लिस्टिंग और ये सब जो छपते हैं, उन सब में एक एक बार जरूर छापना चाहिए कि ये सब जो चल रहा है, इस खेल के पीछे का सच क्या है। तो मैं कुछ ही कहानियों पर बस इतनी पर चर्चा करूंगा। बाकी सारी कहानियां भी मैंने पढ़ी है। ताबूत की पहली कील भी वही कहानी है। चाल और मात के बीच भी एक अच्छी कहानी है। छोटा सा आईफोन और मैकबुक के लालच में फंसना और वहां से निकल आना, ये बाहर से दिखता है, लेकिन उसके पीछे का द्वंद बहुत बड़ा द्वंद है कि हम इन चीजों से के प्रति आकर्षित तो होते हैं, लेकिन फिर वापस लौटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मालूशाही मेरा छलिया बुलांश मेरी पुरानी पढ़ी हुई कहानी है। और बुरा आदमी पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, संभवतः पहल में छपी हुई कहानी है। तो ये सारी कहानियां हैं। बहुत अच्छा संग्रह है मालूशाही मेरा छलिया बुलांश, और राजकमल लोक भारती ने बहुत सुंदरता से प्रकाशित किया। इसके लिए अनुपम जी आपको भी बधाई और प्रज्ञा जी को भी बधाई। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही सार्थक वक्तव्य। एक बात जो जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हर कहानी एक दूसरे से अलग है, जो आपने अपने वक्तव्य में रखा। और रसास्वादन का ये भी एक कह सकते हैं कि पहचान होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि जब भी हम रेडियो पर सुनते हैं तो कोई गाना अचानक आ जाता है, तो वो जो अचानक आया हुआ गाना होता है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है कि वो गाना हम दिन भर ऐसे सुन रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अरुण होता जी से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद अनुपम त्रिपाठी जी। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी आ रही है। सबसे पहले तो मैं प्रज्ञा जी को और राजकमल प्रकाशन समूह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एक बेहतरीन कहानी संग्रह के लिए, जो प्रज्ञा का चौथा कहानी संग्रह है। दोनों
वक्ताओं को सुनने के बाद अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाह रहा था वह रश्मि जी ने और आदरणीय पंकज सुबीर ने कह दी है। बहरहाल कुछ बातें मैं अपनी रखूंगा। मुझे समय बता दीजिएगा अनुपम जी, 10 मिनट 15 मिनट जो भी कहें। बोले सर, बोलिए बोलिए। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं प्रज्ञा की पहली कहानी से प्रज्ञा को जानता हूं, और आज ही का दिन अगर सचमुच फादर्स डे है तो ये सर के प्रति एक बहुत बड़ा हमारा सम्मान या आदर सूचक कार्यक्रम भी हो सकता है। तो पहली कहानी से लेकर आज तक हमने प्रज्ञा की सारी कहानियां पढ़ी हैं, उपन्यास, दोनों उपन्यास पढ़े हैं। और जब मैं मालू शाही मेरा छलिया बुरांस में आता हूं तो मैं प्रज्ञा में एक अत्यंत परिपक्व कथाकार को पाता हूं। यहां तक आते आते प्रज्ञा ने अपने साथ अपनी कथा संसार के साथ बहुत कुछ जोड़ा है तो बहुत कुछ छोड़ा है, और बहुत कुछ तोड़ा भी है अपने आप को। जब हम पूरे संग्रह पर सरसरी निगाह से 2-4 बातें कहना चाहेंगे तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि यह संग्रह दरअसल हमारे ठहरे हुए समय को मूर्त करने वाला संग्रह है। हमारे दौर में जो भयानक एक चुप्पी छाई हुई है, उस चुप्पी के विरोध खड़ा होने वाला संग्रह है। यह संग्रह दरअसल मानवता विरोधी शक्तियों के प्रतिपक्ष में आवाज उठाने वाला संग्रह है। यह संग्रह सत्ता, जैसे कि पंकज सर ने कहा कि सत्ता के विरोध में, पूंजी के विरोध में, और तमाम जो दमनकारी शक्तियां हैं उनके सामने खड़ा होने वाला संग्रह है। भाषिक स्तर पर एक एक्सेलेंसी हम पाते हैं। बाकी तीनों संग्रहों को अगर हम सामने रखेंगे तो नए नए प्रयोग किए गए हैं इसमें। प्रज्ञा की कहानियों में लोक कथा नहीं आती थी, और मालू शाही मेरा छलिया बुरांस, उसमें जो पात्र है, मतलब मैं लोक कथा के पात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कवर अप करने गई थी धरा, वो कहती है जहां लोक कथा समाप्त होती है वहां से फिर दूसरी कथा शुरू होती है। यानी उस कंटिन्यूटी को दिखाने वाली कहानियां हैं यहाँ। और एक एक कहानी में, जैसे कि कहा भी गया है, मैं दोनों वक्ताओं से अपनी सम्मति जताते हुए बात करना चाहूंगा। दरअसल इस पूरे संग्रह में कौन देख रहा है, पूरे संग्रह में हम जो पाते हैं कि प्रज्ञा का कथाकार अपने समय और समाज के जो अंतर्विरोध हैं, उसकी जो विसंगतियां हैं, और उसके जो तमाम जो खतरे हैं, उन तमाम चीजों के सामने झुकना नहीं जानती। वो कहानियां जो हैं उनका प्रतिवाद करती हैं, प्रतिरोध करती। प्रज्ञा की कहानियां महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि उसमें कथा चलती है। कहानी बिना कथा की भी होती है, और उसकी एक लंबी परंपरा भी रही है, खासतौर पर नई कहानी के बाद नई कहानी या उसके बाद भी। लेकिन प्रज्ञा की खूबी यह है कि उनकी हर एक कहानी में एक कथा चलती है, और जब ये कथा चलती है और उसके जो पात्र आते हैं, ये पात्र कहीं से भी नहीं लगते हैं कि ये इंपोर्टेड पात्र हैं। ये पात्र जो हैं इतने जीवंत होते हैं, हमारे घर परिवार के होते हैं, हमारे पड़ोस के होते हैं, हमारे समाज के हुआ करते। तो जो पात्र हमारे इर्द गिर्द के होते हैं, उन्हें लेकर जब प्रज्ञा कहानी रचती है तो जाहिर सी बात है कि वे पात्र हमें बहुत अपील करते हैं, जिसकी तरफ की पंकज सुबीर जी कह रहे थे और मैडम भी बता रही थी रश्मि जी। तो कहानी वह प्रिय होती है जो हमें विश्वसनीय लगे। जैसे लगभग सभी कहानियों पर दोनों वक्ताओं ने अपनी बातें की हैं। अब
मुझे जो कुछ प्रमुख बिंदु लगे इन कहानियों से गुजरकर, मैंने ये सारी कहानियां जैसे ही प्रकाशित हुई थी तमाम पत्र पत्रिकाओं में मैंने ये कहानियां पढ़ी थी और विस्तार से मालू शाही मेरा छबीला बुरांस वाली जो कहानी है उस पर एक टिप्पणी भी लिखी थी। उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे हम। जो हमें एक पाठक के तौर पर जो प्रज्ञा अपील करती है कि वो उनका विजन क्या है, वो आखिर चाहती क्या है। जैसे कि दो कहानियों में आप देखेंगे, कम से कम दो कहानियों में, कि ये जो सांप्रदायिक हिंसा है, उस सांप्रदायिक हिंसा को सौहार्द में तब्दील करने की, उस सांप्रदायिक हिंसा की जो विभत्सता है, यानी जो उसकी विभीषिका है, प्रज्ञा उसमें नहीं जाती है। प्रज्ञा जाती है वो सांप्रदायिक हिंसा, उसकी जो वारदातें होती हैं, उन वारदातों का उल्लेख करते हुए अब एक कैसा समाज होना चाहिए, इसके लिए वह हमारे सामने लेकर आती हैं। जैसे कि आपने देखा कि रामा अवतार और हसन को, या फिर जो दूसरी कहानी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मेरे लिए भी है, वह उस कहानी में भी यह प्रसंग बार बार आता है। यानी अनुभा चौधरी जो कबीर की भूमिका में आती है स्यागेरे में, और उसकी वो कलम नहीं रुकती है। ध्यान दीजिए कि अनुभा चौधरी का केवल अनुभा चौधरी का जो साथ देती है पल्लवी, हम उस पल्लवी को भी नहीं भुला सकते। और पूरे वातावरण में, उस पूरे यूं कह सकते हैं कि रेजिडेंसी में या पास वाले जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें सभी विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमारा समाज ऐसा हो गया है कि जब कभी भी हम अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने विचार आदि पर कोई विपरीत टिप्पणी पाते हैं तो हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और पूरा का पूरा जो माहौल है वो हम एक ऐसा माहौल बन जाता है। उस समय हम नहीं देखते हैं कि हमारे यहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है, हमारे यहाँ और भी समस्याएं हैं। वो सारी चीजें हम भुला देते हैं। ये कितना टची मुद्दा है ये, चाहे वो भाषा का संदर्भ हो, चाहे वो धर्म का संदर्भ हो, या फिर चाहे संप्रदाय का मुद्दा हो। तो ये जो मानसिकता है, और कम से कम एक व्यक्ति आता है, और जैसे मैं कह रहा था, जैसे पहले दिन जब उसे खबर मिलती है विनय को, तो मैं तो कुछ और सोच रहा था पढ़ते हुए। ये जो गदगद होकर जा रहे थे विनय बाबू, उसके कमरे में जाकर उन्होंने वो जो चंदा तो नहीं कहते हैं, जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो लेने के लिए मन में और चल रहा था। मन में ये चल रहा था कि शायद अब जो है कोई पुराना परिचित तो क्लासमेट कॉलेज के दिनों की मिल जाएगी, या ऐसा लग रहा था कि अब जो है कि वह प्रीति से कुछ अनबन होगा। अक्सर ऐसा होता है, आज के दौर में ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं। लेकिन प्रज्ञा को जब मैं विशिष्ट कहता हूं, तो जब हम सोच रहे होते हैं उस सोच के विपरीत जाती है प्रज्ञा। और क्यों जाती हैं? क्योंकि इसके पीछे उनकी एक कथा दृष्टि होती है, रचना दृष्टि होती है, एक विजन होता है, और उस विजन के तहत वह हमें अपनी जो दूरदर्शिता कहिए या फिर रचना धर्मिता कहिए, वो रचना धर्मिता हमें बहुत लुभाती है पूरी तरह से। जब हम यही बात हो रही थी चाल और मात के बीच। अब मुझे लग रहा था कि जब वो अंगूठी लाई गई है, उसमें उन कागजातों में जरूर उसकी जो बस है, जिसे बस कहता है, वो शायद उसके कोई कुछ मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता। अंत तक यही मतलब लग रहा था। कहानी के अंत तक आते आते ये जिसकी तरफ कहते हैं कि पाठक मन जो है उल्लसित होता है। इधर कैंपस राइटिंग नहीं के बराबर हो रही है, और मतलब जो शोध कथा है या ताबूत की पहली कील है, इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ तो सकते हैं। शिक्षा की दुनिया से जुड़ी हुई कहानियां हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रज्ञा ने तकसीम और मन्नत टेलर्स या रज्जो मिस्त्री में जो कहानियों
का ट्रीटमेंट किया था, उन कहानियों का ट्रीटमेंट भी यहाँ अलग हो जाता है। तो मैं कहना चाह रहा था कि दोनों कहानियां यद्यपि शैक्षणिक दुनिया की हैं, फिर भी दोनों अलग अलग। शोध कथा में तो उन्होंने केवल मतलब जो है हिला देने वाली कथा है, लेकिन जो रचना है, रचना को अब देखिए कि कैसा समाज है, कैसा परिवार है हमारा। शोषण भी हो रहा तो पिता जो है बेटी का शोषण करने लगा हुआ है घर बनाने के लिए, यानी उसके मदद के नाम पर। यही चीज अगर रचना अपनी तरफ से दे देती तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन उसकी जो फेलोशिप के पैसे हैं, उस फेलोशिप के पैसे से मकान बनाया जा रहा है और उसे भुलावा देकर। या एक पात्र देखिए कि सारा का सारा ये उस सिस्टम से, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूं पिछले 30 वर्षों से और देख रहा हूं इस दुनिया को, पीएचडी की दुनिया को। मैं तो ताजुब होता हूं कि कैसे 10 वर्षों में 100 के ऊपर पीएचडी लोग करा देते हैं और 30 वर्षों में मैं अपनी बात कहूं तो केवल 12। बहरहाल बहुत धीरे जाते हैं हम वो सिस्टम नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं और ना समझना चाहते हैं। लेकिन कुशल, आपने ध्यान से देखा होगा तो कुशल केवल अपने व्यवहार कुशल नहीं है, बल्कि कुशल में कैसी कुशलता है उसने उसे, क्योंकि वो बहुत ही लोभी टाइप का वाइवा वो से लेने वाले प्रोफेसर आए हैं, तो रिपोर्ट जब जमा होती है तब वो चुपके से जाकर खबर ले लेता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसकी तरफ भी एक इशारा है कहानी में। और जो तमाम अत्याचार या फिर यूं कह सकते हैं कि कैंडिडेट का जो शोषण हो रहा है, उसका उसने एक जवाब भी दिया कहानी में कि ठीक है, उसने गाड़ी बुक करवा दी, ठीक है, उसने पैसा दे दिया ड्राइवर को, लेकिन वह नहीं गया यह कहते हुए कि मुझे आज के दिन की ड्यूटी भी तो लगानी है। यानी वह एक बड़ा, यानी जिसे कहते हैं बड़ा सख्त थप्पड़ है, यह वह प्रतिरोध है और बहुत ही महत्वपूर्ण है वह कहानी। और उसी से मिलती जुलती कहानी, जो मतलब मिलती जुलती नहीं कहूंगा, बिल्कुल अलग भिन्न तरह की ताबूत की पहली कील। ताबूत की पहली कील कहानी में, क्योंकि मैं उस सिस्टम से भी जुड़ा हुआ हूँ एज ए मेंबर, और ये जो ग्रेडिंग का मामला है ये तो ठीक है, ग्रेडिंग तक तो मैं मानता हूँ कि ग्रेडिंग में अपनी संस्था को हमको बहुत अच्छा करवाना है, दिखाना है, प्रोजेक्ट करवाना है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मंशा उससे बाहर है। उसकी गवर्निंग बॉडी के या शासी संकाय के जो प्रेसिडेंट हैं, इसलिए कहानी जो है हमें ज्यादा आंदोलित उद्वेलित करती है। वो चाहते क्या हैं? वो ए या A+ इसीलिए चाहते हैं ताकि संस्था जो है स्वयं शासी हो जाए, और स्वयं शासी हो जाए तो वह जो प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है, यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी का के साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए जो दे देना, ये करना, ये सारी चीजें हैं। और मतलब इसी का विरोध, यही तो विरोध मन ही मन कर रहे थे उस कहानी के रमन कुमार, डॉक्टर रमन कुमार। और जो प्रिंसिपल होता है वही रमन कुमार को अपनी जगह छोड़नी पड़ी, प्रिंसिपलशिप छोड़नी पड़ी, क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में है, सत्ता उसी तरह से न चाहती। और इस कहानी का जो अंतिम पैराग्राफ जो पढ़ा, मतलब सचमुच मैं आपके चुनाव की दाद देता हूं रश्मि जी। वहां आप भाषा देखिए, भाषा का एक उच्छल प्रवाह है, केवल वहां नहीं है बल्कि कई जगहों पर, मालूशाही मेरा बुब्रांस में भी है और भी कहानियों में है। ये भाषा का ऐसा घनत्व और ऐसा बहाव और ऐसा जुड़ाव इसके पहले के कहानी संग्रहों में प्रज्ञा का नहीं था। इसलिए मैंने कहा बहुत कुछ जोड़ा भी, यानी एक सीरियस कथाकार के तौर पर। इतना ही नहीं, आप देखेंगे बीच बीच में सूत्र वाक्य में चीजें आती हैं, उन सूत्र वाक्यों का विस्तार दिया जाएगा तो वो उपन्यास में तब्दील हो जाएगा। मसलन
कहा जा रहा है शिक्षक, पूंजीवादी दौर में शिक्षक जो हैं सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे और छात्र कंज्यूमर और शिक्षा व्यापार, बाजार। कितने छोटे से वाक्य के माध्यम से पूरा जो हमारा भूमंडलीय परिदृश्य है और भूमंडलीकरण और बाजारवाद और पूंजी का जो घमासान है, उस तमाम चिंताओं को एक छोटे से वाक्य के माध्यम से देखिए। कहानी में, एक कहानी की खूबी इसी में होती है। आजकल लंबी कहानियां लिखी जा रही हैं और वो बढ़ाने के लिए विवरणात्मकता रहेगी तो जाहिर सी बात है कि अब किस ब्रांड की चप्पल है, किस ब्रांड की कलम है, अरे पाठक को पर भी तो कुछ छोड़ दीजिए। पाठक को इतना बेवकूफ तो मत समझिए। ये डिटेलिंग में जाएंगे तो जो 10 पेज की कहानी है जैसे बुरा आदमी, उसे भी लंबा बनाया जा सकता था। प्रेम कहानियां प्रज्ञा के यहाँ हैं, लेकिन ये जो प्रेम कहानियां हैं प्रज्ञा के समकालीन दौर की प्रेम कहानियों से एकदम भिन्न। अब मैं मानता हूं कि बुरा आदमी भी प्रेम कहानी है, मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है। न ये क्या कहते हैं कि जो मालूशाही है वो भी प्रेम कहानी है, अद्भुत प्रेम कहानी है। लेकिन आपने माटी का राग में देखा, माटी का राग में जो रामावतार है, उनकी पत्नी जब गुजर जाती है बहुत ही जल्दी, 3 बच्चों, मतलब एक जो, और हर मौके बेमौके पर उन्हें केवल सरस्वती याद आती है। इतना एक दाम्पत्य जीवन की अद्भुत कथा है। मुझे लग रहा था कि जब वो शहर में जा रहे हैं अपने बेटे के पास, तो लगा था कि कुछ ऐसी घटना घटित होगी, सो कल्ड पाठकों का कुछ मनोरंजन होगा, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन वो माटी का राग है और वो बचपन में देखा गया जो सपना जिसे मूर्त करती है प्रज्ञा, कितना जुड़ाव है, कितनी रागात्मकता है। और जैसे मैंने कहा कि उसमें एक, आपने देखा होगा कि वह हर साल यही होता है, बंगाल से लेकर दिल्ली तक, गुजरात तक रामनवमी का क्या मौका आ गया, हम पगला जाते हैं और उस समय भुला देते हैं। लेकिन कहीं भी ये जो दोनों में संबंध है रामावतार और हसन का, इस संबंध में कहीं कोई खलल नहीं आई। यह जो मैत्री है, यह जो सद्भाव है, यह जो सौहार्द है, यही तो चाहती है कहानीकार। उसके विजन में यही है कि शांतिपूर्ण सहावस्थान यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की जो बात हमारा संविधान कहता है, यही रचनाकार का भी कहना है, यही रचनाकार का भी मानना है। प्रज्ञा अपने समय को कभी नहीं भुलाती और ये समय पिछले 20-30 वर्षों का समय हो सकता है। हाँ, एक कहानी में बिल्कुल वो, जैसे मैं रश्मि और भाई साहब दोनों के साथ सहमत हूँ। जो कहानी है चमत्कारी कुंड, गजब की कथा है और बांधे रखती है, और ये सत्ता का ही चरित्र है। इस कहानी को बिल्कुल, इसके आयाम को हम छोटा ना बनाए रश्मि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसे केवल 8-10 वर्षों की कहानी न माने, इसे बिल्कुल वो राजा रजवाड़े के समय से सत्ता जिसके पास होती है, चाहे राजनीतिक सत्ता नहीं, सत्ता तमाम प्रकार की जो सत्ता होती है, परिवार में भी एक सत्ता होती है, मर्दवादी सत्ता भी होती है, कोई भी सत्ता जो है वो कोई सवाल पसंद नहीं करती है। उसे केवल, गलत शब्दों में कहूं तो, केवल जो चापलूस या चापलूसी ही पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि कोई सवाल करे, यह विचार प्रकट करे, सत्ता के सामने सवाल करे, तो वह तो आज नहीं, सदियों से वह देशद्रोही बनता आ रहा है। लेकिन हम तो सवाल करेंगे, ये प्रतिज्ञा है कहानीकार की। हम तो लिखेंगे अनुभा चौधरी और तमाम, आप फीमेल कैरेक्टर को लीजिए, चाहे वह यसु भी क्यों ना हो। दरअसल क्यों कहना पड़ रहा था बार बार आपके देवेंद्र को, देवेंद्र क्यों बार बार कह रहा है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं? क्योंकि उसी कहानी में बार बार जिक्र है अपहरण का, हत्या का, खून खराबा का, हिंसा का, स्त्री पर होने वाले अत्याचार का। यही है हमारा समय। और इस समय में यशु, जाहिर सी बात है कि उसकी एक अलग मनस्थिति है, किसी के बुलाने पर वो जाहिर सी बात है कि नहीं जाएगी। और
एक चीज और भी हुई है इन कहानियों में, जिसकी और पंकज जी ने इशारा किया और रश्मि जी ने भी। कई कई पात्रों का अगर हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक ढंग से उनका अगर परीक्षण करें, तो ये पहले के संग्रह में था लेकिन इतना प्रोमिनेंट वे में नहीं था। इसलिए ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये लोक भारती राजकमल समूह से प्रकाशित हुई है, बल्कि मेरा ये मानना है कि यह किताब अपनी अंतर्वस्तु के चलते, अपने ट्रीटमेंट के चलते, अपनी कथा भाषा के चलते और क्लाइमैक्स तक आते आते एक चमत्कारिक दृष्टि के चलते और हमारे समय और समाज की तमाम जो विसंगतियों को उद्घाटित करते हुए एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करने के चलते, जिसे मैं लेखकीय विजन कहता हूं, उसके चलते ये किताब मुझे बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लगी। और फिर से मैं मालूशाही मेरा छलिया बुरांश जब मैंने पढ़ी थी, एक पर्सनल नोट के साथ समाप्त करूंगा। जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो यहाँ की लगभग 9 कहानियों में से ये कहानी लगभग ये दूसरी या तीसरी कहानी हुई होगी यहाँ जो संग्रहित है कहानियां। और मैंने तब से कह दिया था, प्रज्ञा जी मेरा एक अनुरोध है, अगला संग्रह जो है इसी शीर्षक से ही रहेगा, क्योंकि यह शीर्षक ही नहीं बल्कि यह कहानी का जो शीर्षक होगा, कहानी संग्रह का जो शीर्षक होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, अलग ढंग का होगा। और मुझे खुशी है कि वही शीर्षक रखा गया है और इन्हीं कारणों से मैं पुनः राजकमल प्रकाशन समूह को, लोक भारती को बधाई देता हूं। और रश्मि जी को मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा रश्मि जी, और भाई साहब पंकज सुबीर जी को भी धन्यवाद। अब बधाई तानिया को, क्योंकि साइकोलॉजी के तौर पर तानिया भी इसमें आ गई हैं, यानी प्रज्ञा जी की बेटी, तो शायद कुछ इंस्पिरेशन लिया है तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है थोड़ा ज्यादा उभर कर आया है। तो तानिया भी यहाँ हैं, राकेश भी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर सार्थक वक्तव्य रखने के लिए। चलते चलते मैं चाहूंगा कि प्रज्ञा जी आए और अपने 2 शब्द हमें जरूर कहें। प्रज्ञा जी। शुक्रिया अनुपम, बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये आज मेरे लिए। एक तो जैसा कि अरुण जी ने फादर्स डे की बात कही, वो थी जो कि मेरे बहुत निजी स्तर पर जो चीज मुझे आज सारे दिन महसूस होती रही। और दूसरा, जो इस संग्रह पर पहली परिचर्चा और इस तरह का औपचारिक विमोचन भी इसका पहला ये आज इस मंच से हुआ है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मुझे बस ये कहना है कि मालूशाही मेरा छलिया बुरांश पर जो आज की बातचीत रही, उसके साथ साथ कि मुझे ये भी लगता है कि किसी रचनाकार की अगर रचना पर बहुत गंभीरता से बात हो, उसकी कहानियों को ढंग से पढ़ा जाए और साथ ही साथ वर्तमान कथा परिदृश्य में उसका आकलन मूल्यांकन किया जाए और उसके अपने संग्रहों की पूरे जो धारा चली आ रही है उसमें इस नई रचनाशीलता को देखा परखा जाए, उससे बेहतर चर्चा परिचर्चा और क्या हो सकती है। और ये इस दृष्टि से मुझे लगता है आज की ये जो पूरा आयोजन है ये बहुत सार्थक आयोजन है और बहुत उत्साहित करने वाला भी कार्यक्रम रहा है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से रश्मि रावत जी का, पंकज जी का, आदरणीय अरुण होता जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसलिए भी एक और चीज की आरंभ से ही मेरी कथा यात्रा को अरुण जी ने परखा और लगातार वो मुझ पर नजर रखे हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पंकज जी लगातार मुझे पढ़ते रहे हैं, मेरी कहानी पाप तर्क और प्रायश्चित से उनका एक मैसेज शुरू हुआ और लगातार वो मुझे पढ़ते रहे। रश्मि रावत जी मुझे इस समय पढ़ रही हैं। इससे अच्छी और चीज क्या हो सकती है कि आपकी जो रचनाशीलता है वो इन सब विद्वान लोगों तक पहुंच रही है और ये उस पर बात कर रहे हैं।
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सम्मान की बात है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भाई अनुपम का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अनुपम छात्र सरीखे हैं और बहुत प्रिय रहे हैं। बहुत सी गोष्ठियों में हम लोग साथ साथ रहे हैं जब अनुपम ने राजकमल संभाला भी नहीं था। और सबसे ज्यादा जो है राजकमल प्रकाशन समूह लोक भारती का आभार, जिन्होंने मुझ में भरोसा व्यक्त किया और धर्मपुर लॉज के बाद इस संग्रह को उन्होंने सहर्ष स्वीकारा। और आमोद माहेश्वरी और रमेश ग्रोवर अंकल का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मेरी रचनाशीलता को में अपना भरोसा जताया। मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही उन सभी श्रोताओं का भी जो इस समय लगातार जुड़े हैं और जिनके मैसेज लगातार मुझे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। जी मैम, काफी लोग हमसे जुड़े हुए थे और बहुत सारे कमेंट्स वगैरह हैं, तो उन सभी को वो लिंक मैं आप लोगों को भेजूंगा। सभी जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हुए रहे, उन्होंने धैर्य से सारी बातें, उनका विशेष रूप से मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आज जो हमारे वक्ता रहे जिन्होंने इतनी सार्थक बातचीत की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सबको नमस्कार। बहुत शुक्रिया मैम। नमस्कार।